नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत क्या है और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता, जो हमें बताएंगे जमीनी हकीकत। साथ ही जानेंगे क्या है सियासी समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। राजस्थान के कोटपुतली की विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है भरोसा। अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुटी कांग्रेस। ऐसी देश विरोधी और परिवारवादी ताकतों के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है राजस्थान। उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय संकल्प रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, देश में आग लगाने की बात करने वालों को कर दें साफ। तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज होगा प्रहार। कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को किया संबोधित। जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के साथ की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल में किया प्रचार। राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की एनडीए में वापसी। बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए को पूरा समर्थन देने की कही बात। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने शुरू किया प्रचार। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल। तमिलनाडु में बीजेपी, डीएमके, कांग्रेस और एआईएडीएमके समेत सभी दलों के उम्मीदवारों ने प्रचार में झोंकी ताकत। दूसरे चरण के लिए अरुण गोविल और भूपेश बघेल समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने किया नामांकन। कांग्रेस ने 17 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। और जनादेश में अब सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान और उत्तराखंड में हुई चुनावी रैलियों की। राजस्थान के कोटपुतली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का अब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं बचा है और इसलिए अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कोटपुतली में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में एक ओर दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हमेशा ऐसी देश विरोधी और परिवारवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहा है और 2024 में भी राजस्थान बीजेपी को 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने अपने खतरनाक इरादे जताने शुरू कर दिए हैं। इसलिए देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों की सुख समृद्धि के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि देश में आज बीजेपी की मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं। अगर बीजेपी जीती
तो देश में आग लग जाएगी। मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। राजेश राज के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव में पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन जीत हासिल करेगा। राजस्थान में विशेष रूप से पिछली बार हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार जो दौरे हम लोगों ने किए हैं, जो उम्मीदवारों का कैंपेन है और जनता का जो रिस्पांस है, उसको देखकर मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी परफॉर्म करेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि न सिर्फ जोधपुर में जहां हम लोग खड़े हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में लोग अब समझ चुके हैं कि 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद ही वोट डालना है। राजस्थान के कोटपुतली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से देश में आग लगाने की बात करने वालों को साफ कर देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। लोकसभा चुनाव प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में विशाल विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित देश भर के नौजवानों का सपना ही मोदी का संकल्प है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देश को आग लगाने वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब वो जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो विपक्ष की गालियों और धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए सीएए का विरोध करने और घुसपैठियों को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। लेकिन जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। पीएम मोदी ने कच्चातीव के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इसी पार्टी ने तमिलनाडु के पास समुद्र में स्थित इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। पीएम ने वादा किया कि आने वाले 5 साल देश हित में बड़े फैसले होंगे। रुद्रपुर से चंद्रशेखर के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
तो बीजेपी का धुआंधार प्रचार और सभी दल कर रहे हैं जीत के दावे। क्या है जमीनी सियासी हकीकत, यही जानेंगे। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर हमारे साथ रुद्रपुर से जुड़े हैं और राजेश राज हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज प्रधानमंत्री ने बड़े ही तीखे शब्दों में जो विपक्षी गठबंधन है विशेषकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ रणनीति वहां पर दिखाई देती है, क्या कुछ समीकरण वहां पर दिखाई देते हैं? हालांकि जीत का दावा कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन अपने आप ही स्वीकार भी कर रही है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ सीटें वहां पर अगर हम विधानसभा की देखते हैं तो 11 सीटों में कांग्रेस को बढ़त थी और 7 सीटें लोकसभा में आ रही हैं। तो चुनावी रणनीति क्या है और चुनावी लड़ाई किस तरह की आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने विजय शंखनाद रैली की शुरुआत की है और यह राजस्थान की उनकी ये पहली रैली थी और इस रैली के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। एक तरफ जहां उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, वहीं पर उन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल होगा वह कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल होगा और यह कहीं ना कहीं जो एक संकल्प हम कह सकते हैं विजय का उद्घोष जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल राजेश, दावे सभी दल कर रहे हैं, दावे सभी दल कर रहे हैं, सभी जीत की आशा कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं सियासी माहौल किस तरह से है, सियासी लड़ाई वहां पर किस तरह की है, क्या माहौल बदला है? देखिए लड़ाई जो है वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास रमा खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है और लिहाजा कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि पार्टी के भीतर जो अंतर विरोध है अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, उसको पाटते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जाए। और इस कड़ी में हम कह सकते हैं कि जहां पर अभी हम खड़े हैं कोटपुतली में, यह भी जयपुर ग्रामीण का हिस्सा है। यहाँ पर भी कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो सचिन पायलट उनके लिए लगातार कैंप कर रहे हैं। इसी तरह अलवर की बात करें तो अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहां पर कांग्रेस ने ललित यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। ललित यादव जो है वो विधायक हैं और कहीं ना कहीं मजबूत जो है उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जो वहां के मतदाता हैं कई बार भूपेंद्र यादव पर बाहरी होने का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनका कहना है कि भूपेंद्र यादव का कद बहुत बड़ा है। अगर वो यहां से जीत कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत सरकार में राजस्थान की दमदार उपस्थिति तो होगी ही, कहीं ना कहीं जो सोशल जस्टिस में विश्वास करने वाली जो बिल्कुल एक प्रतिक्रिया चंद्रशेखर से भी ले लेते हैं। चंद्रशेखर, बिल्कुल चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कहा जाता था कि जो मिथक हैं वो टूटते हैं, लेकिन लगातार हम 2 बार से देख रहे हैं कि जो परंपरा है वो आगे जा रही है। इस बार किस तरह का माहौल है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? जो मुद्दे हैं उनकी लड़ाई है, चेहरों की लड़ाई है, या फिर जो सियासी समीकरण है वो कुछ बदलते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, जैसे कि मुख्य मुकाबला आप जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहता है, क्योंकि इस बार इंडी गठबंधन यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में ये रुद्रपुर की जो रैली थी वो खास रैली मानी जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा की ये पहली रैली है और उन्होंने सीधे तौर पर ये अपने सबसे बड़े प्रचारक जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर उतारा। तो ये एक मिनी इंडिया कहा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली ये बीजेपी के लिए एक गेन हो सकता है। पर अगर हम मान के चलें कि सपा और बसपा जैसे अन्य जो पार्टियां हैं उनका भी यहाँ पे प्रभुत्व रहता है, तो ऐसे में स्ट्रेटेजिकली ये जो अभी यहाँ पर रैली हुई इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन इसके दूसरे समीकरण की अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार रैली होने के बाद अपने जो है वो अपने प्रचार प्रहार जो है वो लगातार नरेंद्र मोदी पर किए। तो ये एक जो चुनाव है इस वक्त, अगर इंडी लगातार नरेंद्र मोदी पर अटैक करती है तो ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी करने की कोशिश कर रहा है। और ये हमने देखा है कि पिछले 2 चुनाव में भी हमने देखा है कि ये जो विपक्षी दल है उनके लिए काफी ये नाकाफी साबित हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्योंकि ये पहली रैली थी, यहाँ पर अजय भट्ट भी चुनाव मैदान में है, प्रकाश जोशी भी यहाँ पर मैदान में है, और इसके साथ साथ प्रदीप टमटा और अजय टमटा जो कि चाचा भतीजे के बीच में सियासी जो है वो लगातार संघर्ष चलता रहता है। कई सीटें ऐसी है जहां पर बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबला है। चंद्रशेखर, हमारे साथ
साथ शेखर अय्यर भी जुड़े हुए हैं। शेखर जी, जिस तरह से हमारे दोनों ही संवाददाता वहां की जमीनी हकीकत बता रहे हैं, किस तरह का चुनावी माहौल आप देखते हैं, किस तरह की चुनावी लड़ाई आप देखते हैं, विशेषकर जब इंडी गठबंधन जो है प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा प्रहार करता है और केवल बीजेपी को हराने के लिए ये सारे लोग एक साथ लड़ते हैं, और जो इनके आपसी समीकरण हैं उनको भी देखते हुए क्या बीजेपी इसका लाभ ले पाएगी? देखिए, शुरू से लेकर बीजेपी ने अपना जो इलेक्शन प्लैंक जो है, इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी जो है, बड़ा साफ रखा है कि जो पिछले 10 साल जो उपलब्धियां मोदी जी सरकार ने जो देश में कई कार्यक्रम शुरू किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, किसान के लिए कई चीज़ें, कई स्कीम्स लॉन्च हुई है, महिलाओं के लिए जनधन योजना, जल मतलब नल पर जल, और ये आपके पीएम आवास योजना, कई कार्यक्रम जो रोल आउट हुए, जिसको लेकर आपने देखा होगा उन्होंने एक विकसित भारत की भी कैंपेन चलाई, और आने वाले 5 साल 10 साल में क्या देश में क्या होना है ये दिखाना है। शेखर जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्या बीजेपी के सामने कुछ चुनौती भी दिखाई देती है? नहीं, चुनौती है। देखिए, उत्तर भारत में कई राज्यों में बीजेपी एक प्लेटो की स्टेज पहुंच गई है। क्या जी, जितनी सीट वो जीत सकते हैं जीत चुके हैं, और उससे आगे वहां पे बढ़ने की क्षमता कम है करके विपक्ष मानता है, और इसीलिए ज्यादातर बीजेपी फोकस कर रही है अन्य राज्यों में। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस बार जो मैंडेट है वो प्रधानमंत्री को एक तीसरा टर्म देने की बात है, और भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है। अभी अभी आपने देखा कि विधानसभा चुनाव हुआ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां पे दोबारा आपने देखा कि किस तरह बीजेपी को बड़ी समर्थन मिली है, और राजस्थान भी वही बात है। और साथ में देखिए, आज जो कांग्रेस जो मेन ओपोजिशन पार्टी है उसकी हालत क्या है, वो किन मुद्दे पर रख रहे हैं, वो न्याय की बात कर रहे हैं, और ज्यादातर वो देना चाहते हैं भाई ये दे देंगे वो दे देंगे, इस तरह की लेकिन कहीं ना कहीं बिखराव दिखाई देता है शेखर जी। देखिए, इंडी अलायंस में अभी तक एक प्रकार से जो माहौल बननी थी एक संयुक्त ऑपोजिशन का, वो अभी तक बन नहीं पाया। बिल्कुल बन नहीं पाया शेखर जी, ना उत्तर प्रदेश में बन पाया। बिल्कुल यही देखना होगा कि किस तरह से जो दावे हैं, अपने अपने दावों पर ये जो राजनीतिक दल हैं वो खरे उतरते हैं, और चुनावी लड़ाई के लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल शेखर अय्यर जी आपका, चंद्रशेखर आपका और राजेश राज आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत विभिन्न पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में उतर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी, डीएमके, कांग्रेस और AIADMK समेत सभी दलों के उम्मीदवारों ने प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के साथ ही प्रचार अभियान भी अब जोर पकड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत, बदायूं और बरेली में
प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए डबल इंजन सरकार को देश और प्रदेश के लिए बेहतर बताया और लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मांगा। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कार्बी आंगलोंग जिले में प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने खोवई में प्रचार किया। त्रिपुरा में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते नजर आए। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। Where huge development is taking place in our hill district, and you can see the support, sea of support for our candidate. जनता का उत्स्फूर्त प्रेम है, उत्साह के साथ स्वागत हो रहा है। मैं नागपुर को अपना परिवार मानता हूँ और नागपुर मुझे अपना मानता है। यही चुनाव में दिख रहा है, मुझे बहुत खुशी और समाधान। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गुट ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें शरद पवार, सुप्रिया सुले और अनिल देशमुख के नाम शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के लिए पहले चरण में होने जा रहे चुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। चेन्नई दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने चेन्नई के एक्कातुथंगल से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और इसी सीट से एआईएडीएमके के उम्मीदवार जयवर्धन ने वेलाचेरी में रोड शो किया। भारतीय जननायक काची के संस्थापक और पेरम्बलूर सीट से भाजपा उम्मीदवार टीआर पारिवेंदर ने वलादी गांव से प्रचार अभियान की शुरुआत की। तो इसी लोकसभा सीट से डीएमके उम्मीदवार अरुण नेहरू ने भी वलीकंदपुरम में चुनाव प्रचार किया और लोगों से मुलाकात की। वहीं अन्ना द्रमुक महासचिव ए.के. पलानीस्वामी ने थिरुपाथुर बाजार में लोगों से मुलाकात की और पार्टी के पर्चे बांटे। They are so indifferent, and because of that, many schemes that are supposed to come to Tamil Nadu is now stopped. Not that he is wantonly doing, but these people are not cooperating. But I think as a Prime Minister, he should have done much more for this state, where this state actually contributes more to the national development than taking from it. Overwhelming response from the people, a very positive response from the people. People are showing two leaf symbol, and people are welcoming us everywhere. And they want to get rid of this anti-people DMK government. So they were finding for an opportunity. So 2024 was the right opportunity for them. पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। कोलकाता उत्तरी सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने रोड शो किया। भाजपा के मौजूदा सांसद और गोरखपुर से उम्मीदवार रवि किशन ने जनसंपर्क अभियान के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक दुकान पर चाय बनाई। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम भी जारी है। यूपी के मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने नामांकन कराया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने पर्चा दाखिल किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर आज खास सरगर्मी नजर आई। राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने फिर से एनडीए में वापसी कर ली, तो मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी अपना प्रचार शुरू किया, तो बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी को बिहार प्राइड की लड़ाई से जोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में काफी सरगर्मी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप और अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल के जरिए सीधा संवाद किया। वहीं एनडीए छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने फिर से एनडीए में वापसी कर ली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान उन्होंने बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। प्रदेश में एनडीए के नेता भी दावा कर रहे हैं कि राज्य की सभी सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत होगी। माना ही है, देश में 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत योग्य है। महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। ये दर्शाता है कि वो गठबंधन कितना असहज है। ऐसे में ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंच रहा है
कि एनडीए एक तरफ जहां मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट गया है, तो वहीं अभी तक सीट प्रत्याशी के विवाद में ही महागठबंधन, इंडी अलायंस जो भी बोले वो उलझा हुआ। दूसरी तरफ महागठबंधन उम्मीदवारों का प्रचार अभियान भी जारी है। सारण सीट से पहली बार ताल ठोक रही आरजेडी प्रत्याशी और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अब जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस सीट पर मौजूदा बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी से उनका मुकाबला है। रोहिणी भी दावा कर रही हैं कि सभी 40 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। तो बीजेपी ने रोहिणी आचार्य को बिहार की सीट से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर ही सवाल उठाए हैं और इसे बिहार प्राइड की लड़ाई से जोड़ दिया है। सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। इस बीच महागठबंधन में अभी भी पूर्णिया सीट का पेच फंसा हुआ है। बीमा भारती को इस सीट से आरजेडी ने सिंबल दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के पप्पू यादव भी इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सीट से एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा का दावा है कि चाहे जो उम्मीदवार हो, लेकिन जीत उन्हीं की होगी। कोई लड़े, मैदान खुला हुआ, प्रत्याशी तो आएंगे और किसी के लड़ने से, किसी के नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसीलिए सभी स्वतंत्र हैं। जो लोग भी मैदान में आएंगे उनका हम स्वागत करते हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ली। बीजेपी ने इस बार मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। वो बताएंगे ना। मैं तो समझता था कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा पार्टी के लाइन पे काम किया, पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ सब में भाग लिया, जनता से मिलते जुलते रहा। अब कहाँ वो कमी निकाले वो सब। बिहार में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए राज्य के संवेदनशील 2 जिलों नवादा और भोजपुर के डीएम और एसपी को हटा दिया है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। फेक खबरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने फेक वर्सेस रियलिटी नाम से एक माइक्रो वेब पेज लॉन्च किया है। इस वेब पेज का उद्देश्य खबर की वास्तविकता को उजागर करना है। इस वेबसाइट पर भ्रामक खबरों की जांच कर सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मिथ वर्सेस रियलिटी करके एक साइट बनाई है जो कि हमारी वेबसाइट पे रहेगी। हमारी जो भी eci.gov.in है और जो elections24.gov.in उस पर भी रहेगी। तो इसमें प्री पॉपुलेटेड कर रहे हैं हम लोग जितने भी मिथ्स हैं इलेक्शन के बारे में। तो इसमें 4 सेक्शंस बनाए हमने। ईवीएम, वीवीपैट्स, इलेक्टरल रोल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं और अदर्स। तो जैसे जैसे कोई चीज़ जो सत्य नहीं है वो सोशल मीडिया पे आएगी, वैसे वैसे हम उसको उठा के इस पे डालेंगे और उसका सत्य जवाब जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो इस पे देते रहेंगे। तो सबसे अनुरोध है कि आप लोग इसको बीच बीच में कोई भी विश्वास करने से पहले एक बार हमारा मिथ वर्सेस रियलिटी भी देख लीजिए। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में देखिए हमारा खास कार्यक्रम संग्राम के सेनापति आर्येंद्र के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।